मॉर्निंग छात्रों। और संडे हो या मंडे थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना चाहिए। और आज 5 जुलाई है आपका संडे, वृक्ष लगाएं। और पेपर 1 में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पेपर 1 में चूँकि मैंने कक्षा 11-12 के पेपर में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें तरंग और ध्वनि चैप्टर का नाम है, वेव और साउंड। तो कक्षा 11 में 3 चैप्टर थे और 12 में करीब 5 चैप्टर हैं। तो 8 कुल चैप्टर हैं, जिसमें 4 चैप्टर आधा हमने लगभग पूरा किया है। तो इसमें पेज और वीडियो में आप ग्रुप में पेज भी उसके डाल दिए हैं, तो ग्रुप में आप उसको देख भी सकते हैं। चौथा मतलब 4/8 हमने इसीलिए लिखा है कि 4 आपका जो है पेपर 8 हैं, इसमें चैप्टर 8 हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर इन 4 पेपर के अंदर आप मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करीब 15-20 सालों से आ रहे हैं वो क्या है। तो एक चीज़ आप जानिए कि कुछ क्वेश्चन तो आप खुद ही उठा के इस पेपर को देख लीजिए, मेरे पुराने वीडियोस में भी या इसके पहले छात्र से भी लेके आप देख लें। तो ध्वनि और तरंग, इसमें कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही थोड़ा सा अंश लिया गया। तो पूरी फिजिक्स को ना पढ़िए और एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है आपको इसके अंदर लेना है। तो उसी तरह से इसको पढ़ाया भी गया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो मैंने अपने अनुभव से देखे हैं, तो एक क्वेश्चन तो निश्चित रहता है, लाप्लास का संशोधन बताएं, न्यूटन का सूत्र बताएं। मतलब ये ध्वनि पर आधारित था कि न्यूटन साहब ने 228 मीटर पर सेकेंड ध्वनि निकाली थी और लाप्लास ने उसको संशोधन करके 332 किया, जो कि 330 हुआ। दूसरा, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत क्या है, तरंगाग्र क्या है, ये 8 नंबर में निश्चित, मतलब पेपर तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर में रहता है। तो उस तरह से आप देखेंगे तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन को मैं पकड़ रहा हूँ। तो हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है, तरंगाग्र क्या है, ये चीज़ें इसके अंदर। और तीसरा, बिना डॉपलर प्रभाव के आपका ध्वनि और तरंग ख़त्म नहीं होता, क्योंकि डॉपलर साहब ने ही बताया था कि प्रकाश में भी तरंग होती है। और डॉपलर प्रभाव क्या है और इनके व्यंजकों को बताएं, समझाएं। और ये भी 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। और प्रगामी तरंग क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन छोटे मोटे हो सकते हैं। और फिर भी प्रगामी तरंग से आपको बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, 2 नंबर 1 नंबर की। लेकिन अगर हम 8 नंबर को पकड़ें तो ये 3 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से इस बार भी रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि या करके एक क्वेश्चन रहता है, तो उस या में ये इसको रहना होगा, डॉपलर प्रभाव। और अगर आप तरंग पढ़ रहे हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत को आपको जानना ही होगा। लाप्लास के संशोधन को, अगर आप साउंड पढ़ रहे हैं तो लाप्लास न्यूटन का कैसे 330 मीटर पर सेकंड आया, ये आपको जानना ही होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों क्वेश्चन हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं। आइए आपको इन शार्ट में इसका उत्तर भी आपको दिखा देते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। और तीनों वीडियोज़ में मैंने इस पर पूरा जोर भी दिया है कि लाप्लास ने, पहले तो न्यूटन साहब ने एक सूत्र बनाया, V = प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और जिसको करणी में P/D, और 0 डिग्री पर वायु का दाब जो है P 1 पॉइंट इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तथा वायु का घनत्व उस समय 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसको करणी में रख के देखा गया तो देखिए साहब 220, आप करणी में रख के सीधे 280 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। आपको करणी और गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो 280 मीटर पर सेकंड आया, और जबकि जब देखा गया तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर वायु में। तो लाप्लास साहब ने जब 1816 में इसका संशोधन किया तो गलती को ठीक किया पता लगा के, और उसके अंदर अपना एक कांस्टेंट जोड़ा, जिसका मान जो है आप सूत्र में देखें तो गामा P/D, और इस गामा का मान, ये सूत्र दिया इन्होंने गामा, और इस गामा को मान इन्होंने बताया 1.41, 0 डिग्री वायु में ध्वनि की चाल निकालने पर। तो वही 1.14 का देखिए इसके अंदर उसी चीज़ पे गुणा किया गया, और गुणा करके इसमें 280 पर ये देखिए प्रणाली में 1.14 आता है, और 332 मीटर पर सेकंड आ गया।
और तब कहा गया कि ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में कण पास पास रहते हैं, द्रव में थोड़ा दूर रहते हैं, गैस में बहुत दूर रहते हैं। और इसके बाद इन्होंने गैस का दाब पर भी प्रभाव दिया कि ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से आपको लाप्लास का संशोधन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अगर आप देखें तो ये भी हमने आपको आगे इसमें बताया। तरंग की तीव्रता आपको बताई कि एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड से जितनी ऊर्जा निकलती हो उसे तरंग तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक भी पूछता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका ये फार्मूला भी 2 पाई स्क्वायर ईयर स्क्वायर ए, रो आपकी डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है तरंग की। तो इस तरह के सवाल भी आपको ज़रूर पूछ लेता है। तो छोटे से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। तरंगाग्र देखिए आपका 3 तरह का होता है। समतल में मतलब एक कण एक जैसा कंपन कर रहे हूँ समान कला में तो उसे समतल कहेंगे। गोलीय में गोलीय हो और या बेलनाकार तरंग भी तरंगाग्र हो सकता है। तो मतलब समान कण अगर समान कला में हो और तो तरंगाग्र कहलाएंगे उनके बिंदु पत्र को। और इसमें देखें तो हम हाइगेंस का सिद्धांत भी अगर देखें तो ये देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है कि जब ये हमारी आँख से कोई तरंग टकराती है प्रकाश की तो जो है हाइगेंस ने भी यही माना कि एक भारहीन, इनकी कल्पना थी हाइगेंस जो है 1678 में। और ईथर का घनत्व भी कम होता है और उन्होंने ऐसा पदार्थ लिया अपने प्रयोग में कि ईथर को कि उसकी प्रत्यास्था और जो है जड़त्व भी मतलब बहुत इलास्टिसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। और इस प्रकार में तरंग ईथर को माध्यम बनाकर तरंग की विभिन्नता को बताया। और हाईलैंड के वैज्ञानिक थे और इनका सिद्धांत वही था कि पहले प्रकाश के तरंग के रूप में भी प्रकाश चलता है, ये हमारी आँख से टकराता है, इससे हमें प्रकाश की अनुभूति होती है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस से प्रकाश तरंगों के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। तो ये ईथर मतलब इनका तरंग सिद्धांत रहा। और द्वितीय तरंग में इन्होंने यही कहा कि जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होती है तो स्रोत के चारों ओर ईथर के माध्यम कण जो है कंपन करने लगेंगे। तो ये एक कण कंपन करेगा तो उससे दूसरा होगा तो तरंगाग्र पैदा करेगा। मतलब यह तरंग स्रोत जो है आपका एक तरंग पैदा करेगा एक कण, तो उससे अगला कण देखिए चित्र में भी कि अगला कण यहाँ ये 5 यहाँ एक कण ने किया तो इस कण ने 5 कणों को किया। एक तरह से एक न्यूट्रॉन बम की तरह से आप समझिए इसको। तो ये कब माध्यम में ये तरंगाग्र जहाँ भी पहुँचेगा प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाएगा। तो तरंगाग्र जहाँ भी पहुँचेगा तो ये कण देखिए ये एक नया स्रोत बन जाएगा। तो द्वितीय तरंगाग्र को सिद्धांत इन्होंने दिया। परावर्तन अपवर्तन में भी दिया कि एक ही आपका, इसको भी मैंने आपको बताया है, ये आप देख लेंगे। दूसरा मैं कह रहा था कि आपका प्रगामी तरंग से भी आपको कुछ पूछ सकता है। तो प्रगामी तरंग में आपका जो है आप देखें तो यांत्रिक तरंगों की चाल, और डॉपलर में तो आपका साफ साफ है कि डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं और इसका जो है कोई उदाहरण समझाइए, व्यंजक बताइए। तो ये चीज़ आपका है। और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन से आपका हाइगेंस हो गया। और साथ में जैसे दो तरंगों का अनुपात, ये सवाल मैंने आपको बताया कि तरंगों के आयाम में और जो है अनुपात आपका ये L1/L2 तीव्रताओं का I इंटेंसिटी और आयाम A1/A2 वर्ग के, ये फार्मूला है। 3 दिया रहेगा या किसी एक का अनुपात दिया रहेगा, दूसरे का पता करना रहेगा। तो ये देखिए सवाल भी आपका ऐसे ही है। और ये चीज़ मैंने आपको दी थी। मैं आप बस आज यही करना चाह रहा था कि आप इस 4 पेपर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। और जो है प्रगामी तरंग में तरंग की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। तरंग गति क्या है,
तो तरंग जो है गति किसी भौतिक माध्यम में एक विक्षोभ है, जैसे आप तालाब में ईंटा फेंकते हैं। तरंग विशेषताएं इसकी बताइए, तो तरंग गति में ऊर्जा एक कण से पास वाले कण में संचरित हो जाती है, मतलब कोई अस्थायी परिवर्तन कण में नहीं होता, और कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, व्यतिकरण विवर्तन की घटनाएं होती हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। और सरल परिणामी तरंग का एक समीकरण बताइए। सरल परिणामी तरंग आपको हमने इस तरह से आप तरंग को दिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और ये इसका तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक, और इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द जैसे तरंग की तीव्रता क्या है, और तरंगाग्र क्या है, गोलीय, समतल और बेलनाकार, 3 तरह का होता है। तो इस तरह से मैं फिर आपके डायरी पे आऊँगा, क्योंकि इसमें डॉपलर प्रभाव कक्षा 12 की किताब में आपको ये है, तो कक्षा 12 की किताब में आपने डॉपलर प्रभाव कल पढ़ा भी है हमसे, और हमने इसको परसों बताया भी है, तो वही आपका इसके अंदर होगा। तो ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और ये 1842 में डॉपलर साहब ने कैसे बताया, और इनके व्यंजक क्या हैं इसकी आवृत्ति को निकालने के लिए, तो प्रकाश में डॉपलर का क्या प्रभाव है, या विश्व प्रसार का सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ज़रूर डॉपलर प्रभाव का या विश्व प्रसार सिद्धांत इस तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, और आप रेडी रहिए। और ये 8 तारीख 24 26 नंबर आपको मतलब 20 नंबर आराम से दिलाने में, अगर आप सही लिखते हैं तो 20 नंबर दिलाने में सक्षम होंगे, करीब 4 पेपर। और फिर मैं 4 पेपर को आगे कल सोमवार को कॉलेज में ही ले लूँगा, या कॉलेज में ही लूँगा, और आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित भी कर दूँगा, और उसका फोटोग्राफ बुक की फ़ोटो भी। मैनी थैंक्स छात्रों। सवेरे आज संडे है, लेकिन ऑनलाइन में क्या संडे क्या मंडे, हमें अपना टास्क पूरा करना है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, ना कि चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सवाल भी जानते रहना है। मैनी थैंक्स। गलती अगर कुछ हो जाए बोलने में थोड़ा माफ़ करिएगा, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे जहाँ तक आप समझ रहे हैं, जहाँ तक मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर माफ़ करिएगा। कोरोना के नियम का पालन करिए, लॉकडाउन के नियम का पालन करिए, ये तो शायद अब कहना ही पड़ेगा हर बात में। और बाकी कॉलेज में जैसे खुलना होगा तो देखा जाएगा, उस हिसाब से आपको सूचना भी दी जाएगी, शासन से निर्देश आएगा, काम करेगा। एडमिशन के लिए फॉर्म मिल रहे हैं, और कक्षा 11-9 के तो आप फॉर्म ले सकते हैं। महावीर इंटर कॉलेज, दीपक सिंह, अगेन शिक्षा के प्रति समर्पित, आपके प्रति समर्पित।